Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, the hydrosphere. Students, in this video we'll discuss distinguish between fresh water and saline water, distribution of water on earth, plus major water bodies, what is tsunami and impact of tsunami. So students will start our chapter with warm up section. एक एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को, जिसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, एक प्लास्टिक बैग, सम स्ट्रिंग और रबर बैंड, कोई स्ट्रिंग हो या रबर बैंड हो। एक पार्क में जाएं आप लोग, वहाँ पर किसी भी प्लांट को चुन लें, ठीक है। गो अ पार्क एंड चूज अ प्लांट और अ ट्री विद ट्रीज हुज लीव्स यू कैन रीच। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा पेड़ चुन लिया जिसकी लीफ तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। नाउ कवर एनी लीफी ब्रांच विथ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। अब क्या करो, जो जितनी भी लीव्स हैं एक ब्रांच को आप किससे कवर कर दो, प्लास्टिक बैग से जिसमें बहुत सारी लीव्स। बट बेटा बी श्योर कि आप जो ये प्रोसेस करने इसमें प्लांट को डैमेज ना हो। टाई द माउथ ऑफ द बैग विद द स्ट्रिंग, रबर बैंड और स्टिक से जो आपने प्लास्टिक बैग पहनाया है उसका मुंह बिल्कुल बंद कर दो। लीव इट लाइक दैट वंस अ होल डे, एक दिन पूरा रहने दो। वेन यू बैक टू द नेक्स्ट डे, जब दूसरा दिन आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि प्लास्टिक का जो बैग है उसमें थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स आ गई होंगी वाटर की। पर ये पानी कहाँ से आया, तो ये पानी कहाँ से आया बच्चों, ट्रांसपीरेशन से। कहाँ से आया, ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट एक्सेसिव वाटर को एनवायरनमेंट को वापस, एटमॉस्फेयर को वापस कर देता है। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट टेक in water from soil and release it from the pores of their leaves। soil से जो पानी लिया है वो लीव के pores से वो वापस किसको दे देता है, एटमॉस्फेयर को दे देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डू यू थिंक वाटर वुड हैव कलेक्टेड इफ यू हैड wrapped द प्लास्टिक बैग अराउंड द ड्राई और लीफलेस ब्रांच। क्या आप लोगों को लगता है बच्चा, अगर आप ड्राई लीफ या लीफलेस ब्रांच पे भी इसी तरीके से पॉलीथीन रैप करेंगे तो आपको पानी मिलेगा? तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए नो, नहीं मिलेगा। हाउ कैन यू यूज वाटर बेस्ड ऑन वॉट यू सॉ इन दिस एक्सपेरिमेंट, डू यू थिंक डिफॉरेस्टेशन और कटिंग और ट्री ऑन लार्ज स्केल वुड अफेक्ट द वाटर साइकिल। बच्चा देखो, इस तरीके से हमने देखा कि ये जो ट्रीज़ हैं जो पानी यहाँ सॉइल से लेते हैं, इनकी लीव्स एटमॉस्फेयर को वापस कर देती है। इस तरीके से जो वाटर साइकिल में इसमें उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर ट्रीज़ को आप कट कर दोगे तो वाटर साइकिल पे ग्रेट इम्पैक्ट आएगा। About 71% of the अर्थ surface is covered with water। 71% का इससे कवर है बेटा, अर्थ वाटर से कवर है। All the water below the earth surface on it in the air constitute the hydrosphere। अब अच्छा, हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा, अर्थ के अंदर जो पानी है वो भी आ जाएगा, अर्थ के ऊपर जो पानी है वो भी आ जाएगा, प्लस एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो भी किसके अंदर ही काउंट होगा, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। एटमॉस्फेयर में कहाँ पानी, एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर के अंदर भी कुछ क्वांटिटी में वाटर वेपर होती है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बच्चा, जितनी भी लाइफ अभी सर्वाइव कर रही है सबके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम क्लीनिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, आप क्लीनिंग करते हैं वाटर से, ट्रांसपोर्ट में वाटर का हेल्प होता है, फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कितनी सारी चीज़ों के लिए पानी का यूज़ होता है। Distribution of water. Students, we will read the graph afterwards. First we'll discuss this paragraph। ओशन एंड सीज कंटेन 97% ऑफ टोटल वाटर इन हाइड्रोस्फीयर। बच्चा, हाइड्रोस्फीयर में जितना पानी अवेलेबल है उसका जो अकेला 97% है वो किसके पास है, ओशन और सीज के पास है। अब ओशन के पास है तो वो हमेशा कैसा ही होगा, सलाइन होगा। सलाइन मतलब जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और इसी वजह से जो ओशन का वाटर है वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए थोड़ा सा अनसुटेबल है, अनफिट है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो 90 कितना बचा, हमने देखा 97% ओशन और सीज में है, तो बचा हुआ सिर्फ 2.5% जो वाटर है वो कहाँ पर है बच्चा, फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर आपको कहाँ मिलेगा, रिवर्स में, स्ट्रीम में, पॉन्ड्स में, अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर का पानी, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, और ग्लेशियर, माउंटेन्स के ऊपर जो ग्लेशियर बर्फ जमी हुई है वो, प्लस पोलर रीजन। पोलर रीजन कौन सा रीजन होता है बच्चा, ये रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में जो आइस है, माउंटेन्स के ऊपर जो आइस है
वो सब मिला के प्लस रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, ये आपको क्या देंगे, फ्रेश वाटर. वाइल अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, एल्गे लिव इन सलाइन वाटर. बच्चा ओशन में ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं है, बहुत लाइफ है ओशन में. वेल्स, इन नंबर ऑफ मराइन लाइफ इज देयर इन वाटर. मछलियाँ हैं, एल्गे हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ, सब पानी के अंदर रह रही हैं और वो सलाइन वाटर का यूज़ कर रही हैं. बट बच्चा हम ह्यूमन लोग, हम लोग फ्रेश वाटर पे डिपेंड करते हैं, जो आपको कहाँ मिलेगा, रिवर्स में, लेक्स में, बारिश वाला पानी, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर का पानी. अब हम लोग देखेंगे इस ग्राफ को. टोटल ग्लोबल वाटर, पूरी दुनिया का पानी. तो बेटा इसका देखो 97% तो कैसा है, सलाइन, नमक वाला, जिसमें से कि 96.5 कहाँ पर है, ओशन में है, और 0.95% फिर अदर सलाइन वाटर है, और सिर्फ इतू सा फ्रेश वाटर है. अब हम लोग देखेंगे इस फ्रेश वाटर का, इस 2.5 का 68.7% कहाँ पर है, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स में. ग्लेशियर फिर मैंने बताया, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ आइस, आइस कैप में, ग्लेशियर्स में 68.7% है. और ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन, धरती के अंदर जो पानी है वो कितना है, 30.1%. और फिर जो बचा हुआ वो क्या है, सरफेस वाटर. सरफेस वाटर कितना है बच्चा, 1.2. तो ये जो 2.5 है, जो फ्रेश वाटर हमारे पीने वाला है, उसका 68% तो कहाँ पर है बेटा, ग्लेशियर में, आइस कैप्स में. 30% हमारी धरती के अंदर है, और 1.2% ही अर्थ के ऊपर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स. अब बच्चा जो सरफेस वाटर है, कौन सा, सरफेस वाटर है, जहाँ से हमको फ्रेश वाटर मिलता है, ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट. अब बच्चा परमाफ्रॉस्ट एक नया वर्ड है जो आपने सुना नहीं होगा. तो परमानेंट फ्रोजन शीट ऑफ आइस, परमानेंट फ्रोजन शीट ऑफ आइस इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट. ठीक है. ग्राउंड आइस मतलब देखो, जब आप पोलर रीजन में जाओगे, किस रीजन में जाओगे बच्चा, पोलर रीजन में. ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ये पोलर रीजन हो गया. आप लोगों को पता है ना, अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट. वाई सो, बिकॉज इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. तो पूरा जो अंटार्कटिका है बेटा, ये अर्थ के जो पोलर रीजन है, ये हमेशा किससे भरे हुए हैं, आइस से. आप लोगों ने अंटार्कटिका अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट. वाई सो, बिकॉज इट रिमेन्स फ्रोजन. तो यहाँ पर जो जमी हुई बर्फ है उसको आप क्या बोलते हो, ग्राउंड आइस, ग्राउंड के ऊपर जो आइस है. फिर परमाफ्रॉस्ट, वो थिक शीट ऑफ आइस जो कि हमेशा माउंटेन्स पे रहेगी. अब लेग्स में कितना रहेगा, 20.9%. अब इसके अलावा ये थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कि एटमॉस्फेयर में, इन एयर में भी वाटर वेपर अवेलेबल होता है. तो वो कितना, 3%. लिविंग थिंग्स में 0.26%, रिवर में 0.49%, स्वैम्पी और मार्शी एरियाज में 2.6% पानी अवेलेबल है. Water cycle. Water cycle is not a new concept for you. From your previous classes, you are well versed with the water cycle. Water continuously अपने form को change करता है. Heated by the sun, water from ocean, river, lakes, ponds, even plant turn into water vapor. बच्चा सन की हीट से जो वाटर ओशन में अवेलेबल है, रिवर्स में अवेलेबल है, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर है. दिस प्रोसेस इज नोन एज evaporation. ओवर टाइम वाटर वेपर कूल्स डाउन, वाटर वेपर ठंडी हो जाएगी, फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. पहले वाटर का सन की हीट से वेपर बन जाना, मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाना, क्या हो जाता है, एवापोरेशन. फिर यहाँ जाके ये जो वाटर वेपर है ये ठंडी हो जाती है. इसको आप क्या बोलोगे, ठंडी होकर वो वापस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, कंडेंसेशन. क्लाउड्स फॉर्म एंड व्हेन क्लाउड्स आर सेचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन. क्लाउड बनते हैं और क्लाउड जब इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल सेचुरेटेड हो गए कि अब वो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है उनकी वाटर होल्ड करने की, तो क्या हो जाती है बच्चा, प्रेसिपिटेशन. या तो वो हेल के फॉर्म में, या स्नो के फॉर्म में, या वाटर के फॉर्म में वापस अर्थ को अपना पानी दे देंगे. वाटर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन, स्नो, हेल और स्लीट. हेल और स्लीट इज सेम थिंग. ठीक है, ये तो बारिश बरसेगी, या स्नो, या हेल, या स्लीट.
प्रेसिपिटेशन रिप्लेनिशेस द वाटर इन द ओशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या करता है बेटा, रिप्लेनिश कर देता है, वापस से पानी देता है। किसको किसको पानी देता है, ओशन को, रिवर को, लैक्स को, पॉन्ड्स को। और बच्चा कुछ पानी जो बारिश में बरस रहा होता है वो हमारे अर्थ के ऊपर बरस रहा होता है, मतलब हमारे ग्राउंड के ऊपर बरस रहा होता है। तो धीरे 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 ये पानी अर्थ के अंदर भी, बच्चा जो पानी वापस से ज़मीन के ऊपर आएगा, गिरेगा, वो क्या करता है, हमारे ग्राउंड वाटर को भी क्या करता है, रिचार्ज कर देता है। देखो फिर से मैं बताती हूँ कैसे। ये पानी, बारिश हुई, ठीक है, तो ये जो पानी है धीरे 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 करके सॉइल के अंदर हो जाता है और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परकोलेशन। तो यहाँ से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि कंटिन्यू पानी एवोपरेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, वाटर साइकिल। ठीक है, दिस साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। देखो यहाँ से एवोपरेशन हुआ, प्लांट से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हुई, प्लांट भी बहुत सारा पानी एयर को वापस कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं। यहाँ कंडेंसेशन हुआ, जब बादलों में सेचुरेशन आ गया तो वो बरस गए। ठीक है, हम लोग देखेंगे अब ओशन सर्कुलेशन। द वाटर इन द ओशन इज इन कंस्टेंट मोशन। बच्चा ओशन वाटर हमेशा मोशन में रहता है। द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर ऑफ थ्री काइंड की ओशन में मूवमेंट होती है, वेव्स, टाइड्स, करंट। दे आर द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ विंड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ओशन इन वाटर। ठीक है, थ्री टाइप की एक्टिविटीज कंटिन्यूसली किस में होती रहती है वाटर में, टाइड्स, वेव्स, करंट्स। वेव्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स ऑफ विंड। टाइड्स के लिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, मून एंड सन। करंट के लिए डिफरेंट टेम्परेचर, ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर, वेव्स। When water on the surface of the ocean rise and fall alternatively, these are called waves। बच्चों जब पानी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, वेव्स। वेव्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड। और वेव्स कौन कॉज करता है, विंड, दैट ब्लो अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन। वो हवाएं जो कंटिन्यूसली ओशन के सरफेस पे मूव कर रही हैं, ये ओशन करंट को ओशन में वेव्स लाने का काम भी करती हैं। The stronger the force of the wind, greater its thrust on the water, producing bigger waves। जितनी तेज हवाएं होंगी उनका फोर्स होगा उतना ही बड़ा वेव होगी। पर स्टूडेंट्स, it is not always correct that waves are only formed by wind. Sometime what will happen, huge waves can be formed due to storm surges, earthquake, volcanic eruption, underwater landslide and other tectonic activity। बच्चा अर्थ के अंदर अगर कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी आ रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी या अर्थक्वेक आएगा, तो भी ओशन में अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, वॉल्केनो एरप्शन हुआ है या अंडर वाटर कोई लैंडस्लाइड हुई है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, तब भी वेव्स आ सकती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेव्स आर ओनली कॉज्ड बाय विंड, तो ये फॉल्स लिखेंगे आप। ठीक है, बिकॉज वेव्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, volcanic eruption, underwater landslide, tectonic activity। but students commonly mostly जो waves होती हैं वो किस कौन ही लेके आता है, winds। importance of waves, waves are important for coastal community। बच्चा कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो पानी के पास में होता है, जैसे हमारे जितने भी हैं, जैसे मुंबई, गोवा, फिर केरला, कर्नाटका। मुंबई गोवा, मैंने गोवा स्टेट का नाम लिया, मुंबई एक सिटी का नाम लिया, केरला कर्नाटका स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी स्टेट्स हैं ये सब क्या है बच्चा, कोस्टल एरियाज है, कोस्ट के पास में। तो जो कोस्टल कम्युनिटी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, स्पेशली फिशरमैन, शिपिंग इंडस्ट्री, उनके लिए वेव्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और वेव्स से आप वेदर को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइड्स। टाइड रेफर्स टू द पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन करंट। पेरियोडिक मतलब कंटिन्यूसली नहीं होगी, एयर की फोर्स से नहीं हो रही कि एयर ज़्यादा है तो होने लगी, एयर कम है तो नहीं हुई। ये पेरियोडिक राइज है और फॉल है, राइज होगा और फॉल हो जाएगा। व्हेन द ओशन वाटर राइज प्लेस along the coast experience high tide
एंड व्हेन द वाटर सबसाइड दे एक्सपीरियंस लो टाइड। बच्चा जब कोस्ट को भी क्रॉस करके आगे की तरफ जाए तो वो क्या है, हाई टाइड है। जब कोस्ट के भी पीछे पानी खसक जाए वो क्या है, लो टाइड है। जब ओशन का वाटर राइज कर जाए, ओशन वाटर राइज कर जाए, ओशन का वाटर जैसे यहाँ तक पानी आता है, यहाँ आ जाए तो ये हाई टाइड है। पानी का लेवल यहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ पहुँचा है तो वो लो टाइड है। ये लो टाइड और ये हाई टाइड। ठीक है। टाइड्स आर कॉज्ड बाय टू फैक्टर कॉज करते हैं टाइड्स के लिए। द ग्रेविटेशनल पुल एक्सरसाइज बाय द मून एंड द सन अपॉन द अर्थ। बेटा इस अर्थ के ऊपर सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और इनका नेचुरल सैटेलाइट मून भी इनके ऊपर नेचुरल फोर्स लगाता है। तो इस वजह से क्या आती हैं टाइड्स, सन का ग्रेविटेशनल पुल और मून का ग्रेविटेशनल पुल। दूसरा टाइड्स का रीज़न होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो भी टाइड फॉर्म हो रही है। बीइंग अ लॉट क्लोजर टू द अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज मोर देन डबल दैट द सन। बच्चा क्योंकि हमारी अर्थ और सन के डिस्टेंस को देखें और अर्थ और मून के डिफरेंस को देखें तो ज़्यादा दूर कौन है, सन। पास कौन है बच्चा, मून। तो मून का फोर्स ज़्यादा लगेगा कि सन का, ऑब्वियसली बात है मून का फोर्स ज़्यादा लगेगा। फिर से हम पढ़ते हैं इसको एक बार। बीइंग अ लॉट क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होने के कारण जो मून का फोर्स है वो सन के फोर्स से डबल हो जाता है। इट देयरफॉर हैज़ बिगर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स एंड सन। इसीलिए सन का भी रोल होता है, पर हमारे सन से ज़्यादा टाइड फॉर्मेशन में किसका रोल है, मून का। क्यों, क्योंकि मून हमारे अर्थ के ज़्यादा पास में है। ठीक हुई बात। On the side of the earth facing the moon, the gravitational force of moon pulls the ocean water towards it। बच्चा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को अपने साइड खींचेगा, causing the water to bulge, और वाटर में क्या आ जाएंगे, बल्जेस। बल्जेस मतलब एक पार्ट निकल जाएगा। एक पार्ट निकल जाएगा मतलब क्या होता है, जैसे ये जो शेप होता है ये इसको बोलेंगे कि यहाँ पर बल्जेस है और यहाँ से ये फ्लैट हो गया है तो ये क्या हो जाएंगे, बल्जेस। एक साइड से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाना। Causes the water to bulge. The ocean water on the side of Earth opposite to the moon also bulge as the moon pulls the Earth away from the water on that side। अब बेटा देखो दोनों साइड क्यों बल्ज बन रहे हैं, इस साइड भी बल्ज बन रहा है, इस साइड का बल्ज तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पानी को अपनी साइड खींच रहा है। पर इस साइड क्यों बल्ज बन रहा है, तो इस साइड बल्ज इसलिए बन रहा है बच्चा, टाइडल बल्ज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जब कोई फोर्स ही ना लगे, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ये इनर्शिया की वजह से बल्ज बन रहा है और ये मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह की वजह से बन रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला बल्ज कैसे बना, तो ये वाला बल्ज किसके लिए कैसे बना बच्चा, क्योंकि इनर्शिया, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से। लैक ऑफ एनर्जी किसकी, देखो बहुत अच्छे से समझना। ये रहा हमारे अर्थ के ऊपर पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रही अर्थ, ठीक है। ये रहा मून, मून वाटर को अपनी साइड खींचेगा बच्चा तो ये पोजीशन ऐसी हो जाएगी, ये जो पानी था सारा यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ठीक है, बल्ज बन गया मून की साइड, ठीक है। पर अब पानी खींचने के बाद ये अपना अट्रैक्शन फोर्स किसके ऊपर भी लगाएगा, अर्थ के ऊपर भी लगाएगा। किसके ऊपर भी लगाएगा, अर्थ के ऊपर। तो जो अर्थ यहाँ थी, अब अर्थ भी थोड़ा सा मूव करके कहाँ चली गई, यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ, तो एक बल्ज यहाँ भी बन गया और एक बल्ज यहाँ भी बन गया। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। देखो ये मून है, ये अर्थ है। अर्थ का अभी पानी ऐसे था, अब मून ने जब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो अर्थ का पानी इस सिचुएशन में आ गया। ठीक है भाई, नहीं इस पोजीशन में नहीं आया। देखो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन में पानी आगे की तरफ है, अर्थ यहीं पर है, ठीक है। ये दूसरी पोजीशन बन गई, पानी का आगे की तरफ बल्ज निकल गया। पर बच्चा अब ये मून अपना अट्रैक्शन फोर्स किस पे भी लगाएगा, अर्थ के ऊपर भी लगाएगा।
तो पानी तो सेम प्लेस पे ही रहेगा, पर अर्थ अब आगे की तरफ खसक जाएगी थोड़ा, किसकी तरफ, मून की तरफ। तो देखो इधर भी बल्ज बन गया और इधर भी बल्ज बन गया। तो समझ में आया दो बल्ज कैसे बने। अब नहीं आया तो इससे अच्छा का तरीका कोई हो ही नहीं सकता। फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The ocean water on the side of Earth opposite to the moon also bulge as the moon pulls the Earth away from water on that side। क्योंकि पानी से, जो उस साइड पानी था उससे मून ने अर्थ को भी अपनी साइड खींच लिया। क्या क्लियर है? नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। The places where the ocean bulge experience high tide, वो places जहाँ पर high tide हो रही है। The part of Earth where the ocean recede experience low tide। अब देखो बच्चों, इस डायग्राम में हम आए तो ये दो प्लेसेस ऐसी होंगी जहाँ पर हाई टाइड हो रही होगी, पर यहाँ तो पानी खिंच गया ना, जो उसका लेवल था उससे वो अंदर की साइड चला गया। तो यहाँ पर क्या हो गई, लो टाइड। और जहाँ जो लेवल था उससे आगे की तरफ पहुँचा पानी तो हाई टाइड, और जहाँ से अंदर की तरफ चला गया वो लो टाइड। तो पैरेलली दो हाई टाइड और दो लो टाइड होती हैं एक टाइम में। Students, due to the earth rotation, the earth experienced two high tides and two low tides। रोटेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा, 24 आवर्स में वन रोटेशन कंप्लीट होता है। तो 24 आवर्स में हमको टू हाई टाइड्स और टू लो टाइड्स देखने को मिल जाएंगी। ड्यूरिंग फुल मून व्हेन सन एंड मून आर ऑन अपोजिट साइड, सन और मून दोनों अपोजिट साइड में है किसके, अर्थ के। एंड न्यू मून व्हेन मून लाइज बिटवीन सन एंड द अर्थ, न्यू मून में क्या होगा, जो अर्थ है, सॉरी जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में होगा। द सन एंड द मून एक्सर्ट अ कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल अप, सन भी अपना फोर्स लगाएगा, मून भी अपना फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। कॉजिंग ओशन टू बल्ज अ बिट मोर देन यूजुअल। अब यहाँ पर जो टाइड्स होंगी वो ज़्यादा बड़ी होंगी यूजुअल से, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। दीज कॉज हाई टाइड दैट आर लिटिल हायर देन एंड लो टाइड दैट आर लिटिल लोअर देन। हाई टाइड हाई होगी, लोअर टाइड और लो हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, दे अकर ट्वाइस ड्यूरिंग ईच लूनर मंथ। तो बच्चा हमको न्यू मून वाली सिचुएशन देखनी है। न्यू मून वाली सिचुएशन में क्या होता है, देखो ये रहा आपका मून और ये रहा आपका सन, ठीक है। तो अब कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, मून अपना भी लगा रहा है और सन अपना भी लगा रहा है। तो बल्जेस कुछ एक्सिस में होंगे, हाई टाइड थोड़ी और हाई हो जाएगी, लो टाइड थोड़ी सी और लो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ combined gravitational pull of sun as well as moon। I hope this much is very clear to you। When the sun and the moon are at right angles at each other with respect to one, जैसे कि ये रहा सन और ये रहा मून, ये राइट एंगल में है दोनों। When these happen, the pull of the moon and on the earth is partially cancelled out by the pull of the moon। दोनों देखो, यहाँ पर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, फोर्स, ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहा है और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब मून भी अपनी साइड खींच रहा है और सन भी एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो बच्चा ये फोर्स ज़्यादा हो जाता है ना। पर अब इसको देखो, मून की डायरेक्शन वाटर को खींचने की अलग है और सन की डायरेक्शन वाटर को खींचने की अलग है। सन इधर खींच रहा है, मून यहाँ खींच रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना बच्चा, दिस प्रोड्यूसेस हाई टाइड्स दैट आर लिटिल लोअर, लो टाइड्स लिटिल लोअर, हाई टाइड्स भी कम होगी और लो टाइड्स भी कम होगी। दिस प्रोड्यूसेस हाइट साइज दैट आर लिटिल लोअर एंड लो टाइड्स दैट आर लिटिल हायर देन द एवरेज। लो टाइड उतनी ज़्यादा लो नहीं हो पाएगी, पर हाई टाइड थोड़ी सी लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात। इस सिचुएशन में जब न्यू मून वाली रात रहेगी, हाई टाइड ज़्यादा हाई, लो टाइड और ज़्यादा लो। पर इस सिचुएशन में हाई टाइड नॉट दैट मच हाई बट लो टाइड इज ओके ओके, इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि बेटा पानी तो देखो, ज़्यादा पानी इधर चला गया तो यहाँ कम पानी बचेगा, ठीक है। पर इस वाली सिचुएशन में कम पानी यहाँ गया तो यहाँ ज़्यादा पानी बच गया। अब तुम मुझे पता नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि समझ में आ रहा है, भगवान ही मालिक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड।
जब अपोजिट डायरेक्शन में सन और मून फोर्स लगाएंगे तो नीप टाइड, जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे तो स्प्रिंग टाइड। अब अच्छा, टाइड्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? टाइड्स आर यूजुअली यूज बाय सेलर टू एंटर एंड लीव द हार्बर। सेलर को बहुत मदद करती है हार्बर पे एंटर होने में और हार्बर को लीव करने में। दे एंटर एट हाई टाइड एंड लीव विद द रिट्रीटिंग सी ऑफ द लो टाइड। लो टाइड के टाइम वापस जाते हैं, हाई टाइड के टाइम वो हार्बर पे ऐड होते हैं। टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज है। टाइड फिशरमैन को हेल्प करती है टू कैच फिश। हम लोग पढ़ेंगे अब सुनामी। कब आई थी बच्चा सुनामी? सुनामी एक जापानीज नेम है। कब आई थी बच्चा ये सुनामी? 2004 में। और सुनामी कौन सा नाम है बच्चा? जापानीज नेम है। ये आज तक का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। कहाँ पर? इंडियन ओशन में अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा अर्थक्वेक था सुनामी 2004। और जितने भी कॉन्टिनेंटल रीजन है कहाँ पर? आसपास में सभी में। कब आई बच्चा ये? दिसंबर 26, 2004 में। इट ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ सम ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग सीरीज थी, एक तो नहीं थे, सीरीज थी सुनामी की। द वेव्स ट्रेवल्ड रैपिडली अक्रॉस द इंडियन ओशन। जो वेव्स थी वो कंटिन्यूस पूरे इंडियन ओशन में ट्रेवल कर रही थी। इन सम प्लेसेस बाय द टाइम दे रीच द शोर लाइन द वेव्स वर ओवर 9 meters इन हाइट। कितनी ज़्यादा हाइट थी? 9 meter। The water flooded in the coastal region of South Asia and East Africa। ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया के बहुत सारे कोस्टल एरिया में इन्होंने पानी भर दिया। किसने? सुनामी ने, जो कितने मीटर हाई थी? 9 meter हाई थी। This incident destroyed 250,000 lives and devastated land and property in 14 countries। बेटा आसपास के 14 कंट्रीज में लैंड का, प्रॉपर्टी का लॉस किया तो किया, पर कितनी लाइव्स की भी डेथ हुई? 250,000, including Indonesia, India, Sri Lanka, Myanmar, Somalia, Maldives। The impact of tsunami could have been lessened by taking timely precaution। बच्चा हम बहुत ज़्यादा इस लॉस को कम कर सकते थे अगर हमने टाइम से कोई प्रिकॉशन ली होती तो, पर हमने ली ही नहीं। However, as there was less awareness about tsunami related disaster, tsunami related disaster के बारे में वो कुछ नॉलेज नहीं था, अवेयर नहीं थी, तो हमने कोई मेजर ही नहीं लिया। Since then, government in many countries have put in place tsunami warning system। TWS लगा रखे थे उन्होंने, और एक नया सिस्टम आया जिसका नाम है डार्ट। तो डार्ट तो अभी आया है बेटा। TWS लगा रखे थे। इट यूजेज अ नेटवर्क ऑफ सेंसरी डिटेक्ट सुनामीज। It also has in place of communication network to issue timely alarms so that coastal area can be evacuated। coastal areas को हम timely खाली कर लें, ऐसी information TWS हमको देता है। नो मोर सेक्शन में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हम लोग पढ़ते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बच्चा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप लोग जानते होंगे। ग्रेट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर ऑफ 18th century। 18th century के बहुत बड़े साइंटिस्ट, बड़े इन्वेंटर। इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ हैविंग मैप्ड द रूट ऑफ गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का रूट मैप करने के लिए भी इनको क्रेडिट दिया जाता है। वाइल वर्किंग इन लंदन, जब वो लंदन में वर्क कर रहे थे एज अ डिप्यूटी पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे जब वो वर्क कर रहे थे कहाँ पर? लंदन में। फ्रैंकलिन नोटिस दैट इट टुक फिशिंग शिप्स much less time to travel from England to North America than it took ऑफिशियल मेल शिप। मतलब जो फिशरमैन की जो शिप्स होती थी उनको इंग्लैंड से नॉर्थ अमेरिका जाने में कम टाइम लगता था, पर जो ऑफिशियल मेल शिप्स होती थी उनको ज़्यादा टाइम लगता था। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे? तो ऐसे ही आस्क्ड एक्सपीरियंस सेलर अबाउट दिस एनोमली। उन्होंने एक्सपीरियंस सेलर से पूछा, भाई ऐसे कैसे? तुम्हारी शिप जल्दी कैसे है, हमारी ऑफिशियल मेल शिप धीरे कैसे? दे टोल्ड हिम अबाउट द वार्म करंट। फिर उस जो एक्सपीरियंस सेलर था उसने बताया कि वार्म स्ट्रॉन्ग करंट होती हैं दैट दे फॉलोड वाइल हंटिंग वेल। जब वो वेल को हंट करने जाते हैं तो वार्म स्ट्रॉन्ग करंट को फॉलो करते हैं। फ्रैंकलिन दैन took the help of the whalers to map the path of Gulf of Stream as he called it। फिर उसने गल्फ ऑफ स्ट्रीम का रास्ता खोज लिया। Now ocean current। Below its surface, the ocean has streams of water continuously flowing from one place to another, but one
placed to another in particular direction. Ocean has a stream of water. ओशन ऊपर दिख रहा है पर इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ वाटर हैं जो कंटिन्यूसली किसी डायरेक्शन में रन कर रही हैं. दीज आर कॉल्ड ओशन करंट. और इसी को क्या बोलते हैं हम? ओशन करंट. ओशन करंट के को ड्रिवन करने के बहुत सारे फैक्टर्स है. पहला, वेराइंग टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशन. के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर होता है. अर्थ का रोटेशन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्रिवेलिंग विंड. विंड भी ओशन करंट्स को बदलने की कैपेसिटी रखती है. डेंसिटी एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर. एक पानी में नमक ज़्यादा होगा, एक पानी में नमक कम होगा, तो सैलिनिटी डेंसिटी के कारण भी ये ओशन करंट्स होती हैं. शेप ऑफ एडजेसेंट कोस्टलाइन. और एडजेसेंट कोस्टलाइन की कैसा शेप है इसकी वजह से भी करंट मूव करने लग जाती है. जनरली वार्म करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. बेटा अर्थ का जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है ये सबसे ज़्यादा गर्म है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो भी करंट ओरिजिनेट होगी ओशन में वो वार्म ही होगी. कोल्ड करंट यूजुअली फ्लो हायर एल्टीट्यूड. और पोलर रीजन से निकलने वाली जितनी भी करंट होगी, क्योंकि यहाँ ठंडा ही ठंडा बेटा, यहाँ से जो करंट निकलेगी ऑब्वियसली बात है वो ठंडी होगी. द लेब्राडो ओशन करंट, बेंगुएला करंट एंड पेरू करंट आर कोल्ड करंट्स. लेब्राडो, बेंगुएला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. लेब्राडो ओशन करंट, बेंगुएला ओशन करंट और पेरू की जो करंट है वो कैसी है? कोल्ड. वहीं नॉर्थ अटलांटिक करंट, इक्वाटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म करंट है. वार्म के नाम बताओ तो जरा मुझे एक बार. नॉर्थ अटलांटिक, इक्वाटोरियल, गल्फ स्ट्रीम. अब इम्पोर्टेंस क्या है बच्चा ओशन करंट का? ओशन करंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बेटा गर्म जो वार्म ओशन करंट है वो ठंडे रीजन में जा रही है, ठंडी ओशन करंट वार्म रीजन में जा रही है. तो इस तरीके से ये टेम्परेचर को क्या कर रही हैं? रेगुलेट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल द वार्मिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक करंट इंश्योर दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप इज मच माइल्डर देन ऑफ अदर प्लेसेस लोकेटेड अलॉन्ग द सेम एल्टीट्यूड. बच्चा उसी एल्टीट्यूड पे जो और दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके टेम्परेचर से ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर आपको किसका मिलेगा? यूरोप का मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है जो कि एक वार्म करंट है वो वहाँ पर एंट्री ले रही है. मेनी मराइन एनिमल्स आर एबल टू माइग्रेट थाउजेंड ऑफ किलोमीटर राइडिंग ऑन द ओशन करेंट्स. बच्चा बहुत सारे मराइन एनिमल माइग्रेट कर पाते हैं किसकी हेल्प से? ओशन करंट की हेल्प से. ओशन करंट ऑल्सो फैसिलिटेड सी ट्रेवल. अभी हमने देखा ना कि वार्म ओशन करंट की वजह से वो लोग कितने कम टाइम में दूसरी कंट्री दूसरे कोस्ट तक पहुंच पाते थे. तो वार्म ओशन करंट काय में भी हेल्प करती है बच्चा, सी ट्रेवल में भी हेल्प करती है. प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आर आइडल फॉर फिशिंग. बेटा जहाँ पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलती है ये एक आइडियल फिशिंग साइट हो सकती है, फिशरमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो सकती है. द टर्बुलेंस जनरेटेड व्हेन टू करेंट्स मीट लीड्स टू अपसर्ज ऑफ न्यूट्रेंट फ्रॉम डीप विद इन द ओशन. जो न्यूट्रेंट डीप इन द ओशन अवेलेबल था, अब ये जो वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिल रही है बेटा, तो ये जो फोटोप्लैंक्टन है ये किसकी तरफ आ जाएंगे? ऊपर की तरफ आ जाएंगे. अब फोटोप्लैंक्टन ऊपर की तरफ आएंगे तो फिश इनको खाने ऊपर की तरफ आएंगी, फिश इनको खाने ऊपर की तरफ आएंगी, तो जो हमारे फिशरमैन है वो इनको पकड़ लेंगे. These fuels the rich growth of phytoplankton, microscopic plant found in the upper sunlight layer of the ocean, which in turn attract fish and marine mammals. जो fish and marine mammal को अपनी तरफ इन्वाइट करेंगे. हाउएवर द मिक्सिंग ऑफ करंट इज डिफरेंट टेम्परेचर ऑफन रिजल्ट्स ऑफ हैवी फॉग. हाँ बच्चा ये भी होता है कि जहाँ पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलती है ना वहाँ पर फॉग बन जाता है, और जहाँ फॉग बन जाता है फिर मराइन वेसल्स इजीली मूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि धुंध जहाँ जम जाएगी एक शिप और दो शिप हो सकता है आपस में टकरा जाए, तो ये लॉस भी है पर फ़ायदा भी है. बच्चा ये बहुत सारी ओशन करंट है, ठीक है. तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से मोस्ट ऑफ द करंट जो फ्लो करेंगी वो कौन सी होंगी? वार्म. और जो पोल से करेंगी वो कैसी होंगी? कोल्ड. नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन. सबको बचपन से बता रहे हैं पानी बचाओ पानी बचाओ. तो पानी क्यों बचाओ बच्चा? वाटर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है इसीलिए क्योंकि वाटर अवेलेबल है. नो वाटर नो लाइफ. हाउएवर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव अफेक्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर. बच्चा हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़
नदियों में नहा रहे हैं, नहा तो रहे हैं ठीक है, शैम्पू लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, जो थोड़ा सा 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका भी 0.30% जो रिवर में हम उसको खुद गंदा कर रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स डाल डाल के ग्राउंड वाटर को भी हम क्या कर रहे हैं, ख़राब कर दे रहे हैं। तो इससे स्कैर्सिटी आ रही है, किसकी? पानी की कमी हो जा रही है। डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू नियर वाटर बॉडीज पॉल्यूट द वाटर। अब जितना भी जो वेस्ट है उसको कहाँ? पानी में। हम लोग देखना बहुत सारी पूजाएं करते हैं और पूजा के बाद जितना भी वेस्ट निकलता है वो हम नदियों में बहा देते हैं। बेटा वो कोई पानी को प्योरीफाई तो करेगा नहीं, अल्टीमेटली पानी को क्या करता है? पल्यूट, और उस पानी को अनयूजेबल बना देता है। तो थोड़ा सा पानी हमारे पीने के लिए हम उसको भी क्या कर दे रहे हैं? खराब। एज अर्बन एरियाज एक्सपांड मोर एंड मोर brought under construction many natural channel of drainage get blocked। बेटा बहुत सारे जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल होते हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए अर्बन सेटलमेंट के लिए। दिस लीड टू फ्लड एंड प्रिवेंट द रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। बेटा सुनो, यहाँ पर अगर कच्चा ग्राउंड होगा, कच्चा ग्राउंड मतलब जिसके ऊपर कोई टाइल्स नहीं लगी है, कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अगर पानी गिरेगा ना बेटा तो पानी परकोलेट होगा, सीप हो जाएगा, सॉइल उसको सोख लेगी। पर वहीं पर अगर हर जगह टाइल्स लगी होगी, हर जगह मेटल रोड बने होंगे तो बेटा ये फ्लड को इनवाइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर परकोलेशन नहीं हो रहा है, अर्थ पानी को अंदर सोख ही नहीं पा रही है क्योंकि ये पानी को अंदर भेज ही नहीं रहा है, ये पानी को अंदर भेज ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज नहीं होने दे रहे हैं। अब अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, पानी ऊपर ही ऊपर रहेगा तो वो क्या लेके आएगा? फ्लड। डिफॉरेस्टेशन पोज अ मेजर थ्रेट। पेड़ों को भी काटते जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट भी रिचार्ज करता था अंडरग्राउंड वाटर को, पर अब फॉरेस्ट कट गए तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा ही नहीं क्योंकि फॉरेस्ट रेनफॉल लाते थे, रेनफॉल ही कम आएगी। Large quantity of fresh water are used for variety of human activities that ranges from domestic to industrial। पानी इतना भयंकर हम यूज़ कर रहे हैं, भले वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पस से हो। दिस पुट्स ग्रेट प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्स अवेलेबल। जितने भी वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन सबको हम यूज़ कर ही ले रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो बच्चा इट्स अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू कंजर्व वाटर। आप सबको ट्राई करना चाहिए वाटर को बचाने का, कुछ स्टेप्स लेनी पड़ी चाहिए जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आपकी छत का पानी है वो इकट्ठा करके एक पाइप लगाएं और उस पानी को कहाँ पर डालें? जहाँ पर आपका बोरिंग है, जहाँ पर आपका क्या क्या बोलती हूँ सबमर्सिबल लगा हुआ है। वाटर पोल्यूशन को कम करो, नदियों में नहाओ नहीं, है ना। अगर आपको नदी से पवित्र ही होना है, आपको ऐसा लगता है नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे, तो एक बकेट भर लो भैया और घर में नहा लो उससे, ठीक है। पर उसके अंदर नहाओ, शैम्पू लगाओ, तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। वाटर वेरेवर पॉसिबल है रिपेयर लीकिंग टैप्स। हाँ बच्चा ये भी एक प्रॉब्लम है, कुछ नल पे पानी बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बह ही रहा है, टैप ही नहीं है। कई जगह पाइपलाइन फूटी होती है तो पानी के वो बन जाते हैं, क्या बोलते हो आप इसको? हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? पानी जब डिज़ाइन से बाहर निकलता है शावर की तरह बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।